हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यौगिक के रासायनिक सूत्र के बारे में और हम जानेंगे कि किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि रासायनिक सूत्र को याद करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जा सकता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको केमिकल फार्मूला अर्थात रासायनिक सूत्र लिखने आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है। तो कोई भी यौगिक हो वो दो आवेश से मिलकर बना होता है, एक होता है धन आवेशित भाग और दूसरा होता है ऋण आवेशित भाग। तो इन दो आयनों की वजह से रासायनिक सूत्र बनते हैं। तो इनमें जो धन आवेशित भाग होता है वो होता है धातु और जो ऋण आवेशित भाग होता है वो होता है अधातु। तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए धन आयन और ऋण आयन की जरूरत होती है। तो धन आयन और ऋण आयन को मैंने टेबल वाइज लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी धन आयन हैं और जितने भी ऋण आयन हैं, और सभी जितने भी धन आयन और ऋण आयन हैं इस टेबल में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सभी की जरूरत आपको आगे पड़ेगी। तो यदि आप इन धन आयन और ऋण आयन को याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम जो रासायनिक सूत्र है आप खुद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो फार्मूले हैं ये आपके अकार्बनिक से रिलेटेड है। मतलब जितने की अकार्बनिक यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्र को हम इसके थ्रू लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इसके थ्रू नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोगों को एक अगली विधि पढ़नी होगी IUPAC, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम अकार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि धन आयन और ऋण आयन से बनता है रासायनिक सूत्र। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो धन आयन और ऋण आयन इनका मान बराबर होना चाहिए। यदि आपका धन आयन 1 है तो ऋण आयन भी 1 होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे हम लोगों को लिखना है सोडियम क्लोराइड, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम में यह है Na+ और क्लोराइड आपको दिख रहा है, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस बराबर है, तो हमारा इक्वेशन बना NaCl। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि कैसे हम सिल्वर नाइट्रेट लिख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर यहां पे लिखा हुआ है, इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज है 1। वही नाइट्रेट, नाइट्रेट पे कितने पॉजिटिव चार्ज है 1 निगेटिव चार्ज है। तो अगर हम देखें पॉजिटिव और निगेटिव बराबर है तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा AgNO3। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें लिखना है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ध्यान से समझिएगा जिंक क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे। तो जिंक आप देख सकते हैं, जिंक पर कितने पॉजिटिव चार्ज है 2 पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड पर कितने चार्ज है 1, इस पे 1 निगेटिव चार्ज है। अब यदि इस इक्वेशन में हम देखें Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पर 1 निगेटिव चार्ज है, तो यहां तो पॉजिटिव 2 है लेकिन निगेटिव 1 है, मतलब 1 निगेटिव कम पड़ रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं जिंक पर 2 धनावेश है और क्लोरीन पर 1 ऋणावेश है। तो 1 ऋणावेश की कमी आ रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्लोरीन भी कितने हो गए 2 ऋणावेशित हो गए। अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा Zn, क्लोरीन हम लोगों ने कितना लिया है 2 लिया है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे। याद रखिएगा जब भी आगे ये लिखा रहेगा वो हमेशा नीचे जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यदि हमें लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके। अब एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना है तो एल्युमिनियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 3, और क्लोरीन पर कितने निगेटिव चार्ज हैं 1। अब मैंने बताया था कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव होने चाहिए,
तो यहाँ पर पॉजिटिव 3 है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कितना है, 1 है। तो हमें कितने नेगेटिव चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, AlCl3, क्योंकि क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम फेरस सल्फेट के फार्मूले को लिख सकते हैं। फेरस सल्फेट, ओके। तो फेरस सल्फेट लिखना है, एक चीज याद रखिएगा कि फेरस में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और जो फेरिक होता है उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि गलती ना हो। फेरस में हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज और फेरिक में 3 पॉजिटिव चार्ज। तो फेरस में मैंने बताया कि 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे और सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, FeSO4 बराबर है ना, क्योंकि मैंने बताया था जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं तो हमें कुछ ऐड नहीं करना होगा। तो यह है फेरस सल्फेट का फार्मूला। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम पर आप देख रहे हैं कितने चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर हम 2 पॉजिटिव चार्ज लिख दे रहे हैं। और कार्बोनेट आपको दिख रहा है, यहां पर है CO3 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर भी देख रहे हैं कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनेट पे भी 2 नेगेटिव चार्ज, इक्वल है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, CaCO3। तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के फार्मूले को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम आप दिख रहा होगा क्या है, Na+ और कार्बोनेट के सूत्र में CO3 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव है। तो मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या चाहिए, एक और पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने बताया जो आगे रहेगा वो नीचे लिखते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2CO3। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 पॉजिटिव था, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके मैंने इसे क्या बना दिया, 2 पॉजिटिव। कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव है, तो मैंने बताया जो आगे रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो हो गया Na2 और CO3। तो ये फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के फार्मूले को लिख सकते हैं। तो सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज और बाइकार्बोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है HCO3 1 नेगेटिव चार्ज है। तो लिखते हैं HCO3 1 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, मतलब 1 प्लस है तो 1 माइनस है। तो हमें कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, NaHCO3। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र था Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इसी तरह से आप कई तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं लेड एसीटेट। लेड एसीटेट, तो लेड का फॉर्मूला क्या है, Pb। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है और एसीटेट आपको दिख रहा होगा CH3COO1 माइनस चार्ज। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, Pb। एक चीज और, जब बड़े लिखे हो, मतलब कोई भी इक्वेशन में कई एलिमेंट्स हो,
तो उनको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देकर CH3 COO ब्रैकेट क्लोज 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आज नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम फास्फेट। नेक्स्ट है सोडियम फास्फेट। तो सोडियम Na+ और फास्फेट पे क्या है, PO4 3 नेगेटिव चार्ज है, PO4 3 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर फास्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर 1 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कम है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, Na3PO4। तो सोडियम फास्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na3PO4। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम पे देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, MgCO3। आज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूप्रिक सल्फेट। ध्यान से सुनिएगा, क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक यहाँ पे दिख रहा है, Cu2 पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट, सल्फेट आपको दिख रहा है क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, SO4 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर फास्फेट, तो यहाँ पर कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पर कितने, 2 नेगेटिव चार्ज, तो दोनों बराबर है। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होगा, CuSO4। आइए नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिख सकते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम पे देख सकते हैं आप 3 पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्साइड पर 1 नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव लेकिन 1 है, तो हमको 3 नेगेटिव भी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहले क्या लिखना है, Al। तो मैंने बताया था जब एक से अधिक एलिमेंट हो तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में OH3 ब्रैकेट क्लोज 3, क्योंकि यहाँ पर आगे 3 मॉलिक्यूल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा AlOH का होल ट्वाइस। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्यूप्रिक सल्फाइड का सूत्र क्या होगा। क्यूप्रिक सल्फाइड, तो क्यूप्रिक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फाइड यहाँ पे लिखा हुआ है SO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इक्वेशन क्या होगा, प्लस माइनस बराबर है, तो हो जाएगा CuSO3। तो ये फार्मूला है क्यूप्रिक सल्फाइड का। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड के सूत्र को लिख सकते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो पोटेशियम देख सकते हैं, पोटेशियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1, और यहाँ पर फेरोसाइनाइड लिखा हुआ है FeCN6, FeCN6, और इस पे कितने नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कितने हैं, 4, तो हमें पॉजिटिव ही 4 लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, K4 FeCN6। तो ये फार्मूला है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम किसी भी यौगिक के केमिकल फार्मूले को अर्थात रासायनिक सूत्र को हम आसानी से इस टेबल के द्वारा लिख सकते हैं। तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इसको याद कर लेते हैं तो आगे फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। तो दोस्तों
आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।